कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से जहां हीटर में करंट लीक हो रहा था और चेनमो नाम का लड़का अपनी नई रूममेट हियानु से कह रहा था कि अभी फिलहाल ये मतलब नहीं कि लीक कहाँ है, तो तुम कुछ तो पहन लो दोस्तों, मेरा नाम चेनमो है और ये लड़की जो तुम देख रहे हो ये है मेरी नई रूममेट हियानु। मैंने सुना था कि इसके पिता की बीमारी से मौत हो गई और इसका पूरा परिवार दिवालिया हो गया था, जिसकी वजह से इसे नौकरी की तलाश में यहाँ आना पड़ा। और मेरे साथ रहने का इसका एक ही कारण था कि यहाँ का किराया बहुत सस्ता था, लेकिन जब से ये मेरे साथ रहने लगी है मेरी जिंदगी का नर्क शुरू हो गया है। अगर किराए में थोड़ी बचत न होती तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहले दिन जब ये अंदर आई तो मैंने नाइटली में मदद करने के लिए इसका सामान उठाना चाहा तो इसने सीधा मुझ पर तंज कसा, क्या तुमने हाथ धोए हैं? ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ इसकी चीजें चुराने आए हो और मैं बेहद शर्मिंदा हो गया। मेरा हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया, ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे, और मैं चुपचाप एक तरफ हट गया ताकि ये अंदर आ सके। जब ये अपनी बड़ी सी सूटकेस घसीटती हुई अंदर आ रही थी तो मैं अपना नाम तक बताना भूल गया और लगता है इसने भी मुझे जानने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही ये घर के अंदर आई इसने नाक सिकोड़ ली और मैं समझ गया कि इससे क्या नाराजगी है। इस घर में हमेशा एक बासी सी गंध आती है जिसकी आदत मुझे भी बहुत देर में पड़ी थी। इसने पूछा तुम्हारे पास चाबी है? मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, और फिर नाक से जोर से सांस छोड़ी जैसे कोई जवाब हो, और मैं भी उस पर ध्यान देना नहीं चाहता था। मैंने पैर उठाया और बाहर निकल गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया और जब रात के 10 बजे के बाद घर वापस आया तो नींद में ही अपने कमरे का दरवाजा खोला और मेरे होश उड़ गए। ये मेरा कमरा था जहां फर्श साफ चमक रहा था और पहले से रखे गंदे कागजात बिल्कुल व्यवस्थित थे। तो मैंने सोचा घर में एक साफ सुथरी लड़की का होना बुरा नहीं। असल में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था और मैं चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी मेज पर रखी घड़ी गायब थी, और सबसे बुरी बात ये थी कि मेरी यूएसबी ड्राइव भी गायब थी। दोस्तों वो मेरी जान थी, उसमें मेरी सारी इंस्पिरेशन और सालों की मेहनत भरी हुई थी। तो मैं तुरंत हियानु के पास गया और बोला सुनो हियानु, कल तुमने मेरा कमरा साफ किया था। तो इसने बिना मुंह देखे कहा कोई बात नहीं। मैंने गुस्से से कहा मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, मेरी मेज पर जो यूएसबी रखी थी क्या तुमने उसे देखा? मैंने सोचा कि शायद हियानु ने उसे कहीं रख दिया होगा, लेकिन किसने सोचा था कि ये सीधा बोलेगी उस कूड़ेदान में फेंक दिया दीदी मेरा यूएसबी जिसमें सैकड़ों जीबी डेटा था और तुमने बस ऐसे ही फेंक दिया। तो ये बोली एक टूटे पुराने यूएसबी की क्या इज्जत है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। अब तक तुम्हें नया कहोगे उसमें सब कुछ भरा था। और ये सुनते मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया। आज मुझे साफ साफ बात करनी होगी कि हमारे बीच कौन सी जगह किसकी है और कौन सी कॉमन एरिया होगी। हमने 10 मिनट तक बहस की और आखिरकार एक समझौता हुआ। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन कॉमन एरिया होंगे और बेडरूम प्राइवेट होंगे, बालकनी उसकी प्राइवेट एरिया होगी, क्योंकि उसे वहां अपने अंडरगारमेंट सुखाने थे जो कि बहुत पर्सनल है। मेरे कमरे में धूप आती है इसलिए मैं अपने कपड़े अंदर ही सुखा सकता हूँ, लेकिन उसके कमरे में धूप नहीं आती है और उसके कपड़े कभी सही से नहीं सूखते, इसलिए उसने पूरे घर का बिजली और पानी का बिल खुद उठाने की पेशकश की समझौते के बाद वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। और थोड़ी देर बाद अंदर से एक रुआंसी सी आवाज आई जो धीरे धीरे तेज होती गई। मैं हैरानी से अपनी नाक छूने लगा, क्या मैंने उसे इतना डरा दिया था? वैसे भी मैं ज्यादा पानी बिजली तो इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका ज्यादा पैसा भी नहीं बढ़ रहा था। फिर शनिवार की सुबह थी, मैं सपनों में खोया हुआ था कि अचानक धम से मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मैं डर के मारे उछल कर खड़ा हो गया और सीधे हियानु का डरा हुआ चेहरा देखा। तो मैंने कहा दीदी अगली बार अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। तो ये बोली तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुम्हें लगता है इस टूटे दरवाजे में ताला लगता है? ये बोली कोई बात नहीं, मैं तो बस 2 हैंगर लेने आई थी। और फिर बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हस्तकला सीख रहे हो? मैंने कहा कुछ कहना है तो सीधे कहो। और दोस्तों मैं 6 फुट से भी लंबा एक मर्द था, लेकिन एक मजाक ने मुझे शर्मा कर लाल कर दिया। उसने 2 हैंगर लिए और उसके होठों के कोने फिर से ऊपर उठ गए और बोली अरे शिनचान के अंडरपैंट्स। और मैं सच में बेबस हो गया। मैंने कहा अगर चाहिए तो मैं तुम्हें 2 दे दूं, लेकिन उसके तेज और थोड़े अव्यवस्थित कदमों से मैं देख सकता था कि वो उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। यार ये रूममेट वाला मामला है, इसमें हमेशा एक एडजस्टमेंट प्रोसेस तो होता है। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे की लिमिट्स को समझेंगे और उसे क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि एक सही रूममेट की पहचान। लेकिन ये उल्टा ये जानता है कि तुम्हारी बाउंड्री कहां है और फिर दिन भर उस लाइन पर इधर उधर कूदता रहता है। जैसे अब भी मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए आ जाता है। जब मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा होता हूं तो ये अंदर आकर टॉयलेट यूज करने लगता है, और जब मुझे देखता है तो ऐसी चीख निकालता है जैसे कोई एयर रेड सायरन हो, और इतनी तेज चीख की क्या कहना। और इसके अलावा इसकी जिंदगी का कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। ये वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डालकर किस्मत पर छोड़ देता है और खाना तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन बनाने की जिद करता है। और एक बार तो पूरा घर जला ही देता था। मुझे हमेशा इसे डांटना पड़ता था और सब कुछ सिखाना पड़ता था, और मुझे एक ही चीज तसल्ली देती थी कि बहुत जल्दी सीख जाता है। दूसरी बार जब इसने खाना बनाया तो इसे पता था कि पैन में आग लगने पर पानी नहीं डालना चाहिए, तो इसने कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डाल दिया। 16 जुलाई को इसका जन्मदिन था। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन ये भूत की तरह पूरे लिविंग रूम में घूम रहा था और बड़बड़ा रहा था आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज कोई मुझे सरप्राइज दे दो, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज कोई सरप्राइज दे दो। देखो मेरी नींद हमेशा बहुत अच्छी आती थी, लेकिन पूरे दिन भर का ये जाप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जैसे ही मैं गुस्से में उसे टोकने जा रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी, आज वो सामान्य से ज्यादा जल्दी में निकली थी और अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ गई। मैंने अंदर नहीं जाया, बस दरवाजे से झांका और देखा उसकी मेज पर खाने के डिब्बे पड़े थे और आधी बची हुई ब्रेड, एक कटोरी दलिया और सब्जियों की 2 छोटी डिब्बियां। ये उसका कल का डिनर था। जैसे जादू से मैं नीचे उतरा और सब्जियां खरीदी, और जब तक खाना बना रहा था तब तक मैं उसके ऑफिस से लौटने के समय का अंदाजा लगा रहा था और अपने आप को डांट रहा था। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आए, लिविंग रूम की मेज पर 4 सब्जियां और एक सूप रखा था और कोने में 4 इंच का एक छोटा सा केक भी रखा था। वो स्तब्ध रह गई। फिर बोली सिम क्या?
आज तुम्हारे कुछ दोस्त आ रहे हैं। मैंने कहा आज एक पागल का जन्मदिन है। तो बोली तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने कहा सच कहूं तो आज सुबह तुम थोड़ा और जोर से बोलती तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता। फिर वो बोली मुझे नहीं पता था, भले ही तुम बहुत अच्छे नहीं लगते हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे पापा के जाने के बाद से आज पहली बार किसी ने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। तुम एक प्यारी लड़की हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, बस तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी जुबान खराब है। और बस जन्मदिन की पार्टी के बाद ये अपने कमरे में नहीं गई बल्कि मेरी जांग पर सिर रखकर सो गई और मैं पूरी रात सो नहीं सका। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ बुरे विचार थे, असल में मेरा पैर सुन्न हो गया था। उस दिन के बाद हमारे बीच की बर्फ पिघल गई। हम सोफे पर एक साथ लेटकर चिप्स खा सकते हैं, फिर टीवी देख सकते हैं। शायद उसे मेरा स्टेबल सोफा पसंद आया था और मैं तो बस उसकी खूबसूरती का लालची था। एक दिन वो बाथरूम में नहा रही थी और मैं लिविंग रूम में जोर शोर से कुछ खा रहा था कि अचानक अंदर से एक चीख सुनाई दी और हियानो नंगी होकर बाथरूम से बाहर भाग आई। सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो गया और मैं 3 सेकंड के लिए स्थिर हो गया। फिर मैंने कहा देखो भले ही कुछ भी दिख रहा हो लेकिन तुम कुछ तो पहन लो। उस एक्सीडेंट के बाद वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और मुझसे कतराने लगी। करीब 3 महीने बीत गए। मुझे नहीं पता मैंने कुछ खराब खा लिया था या क्या, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पेट में चाकू घुमा रहा हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर दर्द इतना बढ़ गया कि जैसे मैं अस्पताल जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, हियानो दौड़ती हुई आई और उसने मेरा माथा छुआ। उस वक्त मैं मुश्किल से बोल पाया था। उसने बिना कुछ सोचे एक कोट पहना और मुझे नीचे ले गई। यार ये 6ठी मंजिल थी, मुझे नहीं पता अपने उस छोटे से शरीर से मुझे कैसे नीचे ले आई। उसने टैक्सी बुलानी चाहिए लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था, तो वो मुझे घसीटती और उठाती हुई देर रात तक अस्पताल ले आई। जब मुझे ड्रिप लगी और मैं होश में आया तब लगभग सुबह होने को थी। डॉक्टर ने कहा कि ये पेट में ऐंठन थी और कुछ गंभीर नहीं है। मैंने कहा शुक्रिया। तो बोली थोड़ा आराम कर लो, लगभग ऑफिस का समय हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने लीव ले ली है। 2 दिन बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने अपने हाथों से एक शानदार डिनर बनाया। हियानो खा रही थी और तारीफ कर रही थी और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए जिंदगी भर खाना बना सकता हूँ और उस वक्त मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। और जब मैंने उसे इतना खुश देखा तो मुझे लगा कि मैंने कुछ और ही सोच लिया था। असल में उसके लिए जिंदगी भर खाना बनाने का मतलब बिल्कुल सीधा साधा था। उसके बाद से उसने डिनर के लिए ऑर्डर करना बंद कर दिया और हर दिन मुझसे जिद करके खाना बनाने को कहती थी और कहती थी कि इससे पैसे बचते हैं और खाना हाइजीनिक रहता है। मैं बड़बड़ाता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हर बार जब मुझे वो अस्पताल ले जाने वाला उसका चेहरा याद आता तो मैं और भी तेजी से खाना बनाने लगता। लेकिन आज वो थोड़ी अजीब थी। मैं 10 मिनट से इंतजार कर रहा था और वो बाहर नहीं आई, तो मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वो बिस्तर पर चुपके से रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया? अगर कुछ हुआ है तो सीधे बोलो, हम आखिर दोस्त हैं। तो उसने बताया असल में कुछ खास नहीं है। हियानो कभी भी अपनी कंपनी में ओवर टाइम नहीं करती और टाइम पर घर चली जाती और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस से समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि वो कॉर्पोरेट कल्चर को समझती हो। और उसने पहले भी मेरी देखभाल के लिए लीव ली थी। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रही है कि वो नौकरी छोड़ सकती है, लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है और मेरा जो कंपेंसेशन बनता है उसमें से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। ये तो कोई छोटी सी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। हियानो की कंपनी माइक्रो लोन देने का काम करती थी। अगले दिन मैंने औपचारिक कपड़े पहने, अपनी दाढ़ी अच्छे से बनाई और अपनी पुरानी फटी हुई नकली ब्रांड की घड़ी लगाई और पैर बाहर निकालकर उसके ऑफिस के लॉबी में घुसा। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं, अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर में एक सूट पहना हुआ मोटा सा आदमी लड़खड़ाता हुआ आया। ये वही था जो मेरी याद में बसी फोटो से मेल खा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आप क्या सर्विस लेना चाहेंगे? मैंने कहा लोन चाहिए। सॉरी सर, 2 मिलियन यानी 2 लाख की लोन। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पास 200 रुपए के लिए आया था उस दिन? मैंने उस डॉग मैनेजर के साथ बिजनेस और प्रोडक्ट्स पे बात की और प्राचीन कविताओं से लेकर जीवन के दर्शन तक सब कुछ बताया और आखिर में बिना अपना नंबर दिए वहां से चला गया। अगले दिन मैं फिर से आया और मैं लगातार 1 हफ्ते तक वहां गाड़ी रहा और आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं उसकी बकवास कर रहा हूँ। जब मैं अगली बार गया तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। लेकिन मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, मुझे कोई और खास होना नहीं है, बस मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैंने अपने अकाउंट पे एक हेल्प पोस्ट लगाई और देखते ही देखते बहुत सारे लोग मेरी मदद के लिए आ गए। किसी ने कहा कि वो अपनी पत्नियों को लेकर आएगा, तो किसी ने कहा कि वो हथौड़े लेकर आएगा और एक लड़का जो अभी जेल से छूटा था उसने कहा कि वो उसे दूसरे देश बेचकर थोड़े पैसे लाना चाहता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इंटरनेट की जनरेशन में बहुत सारे टैलेंट और ये लोग बात भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं सच में इन लोगों की तारीफ करता हूँ। कुछ ही दिनों में वो मोटा मैनेजर परेशान हो गया और उसने मुझे फोन किया। जैसे मैंने फोन उठाया मैंने सीधा मामला खत्म किया, एम्प्लॉय को फायर करो और उसका पूरा कंपेंसेशन दो, बशर्ते तुम सही प्रक्रिया फॉलो करो, और जो लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं वो अपने आप चले जाएंगे। मैंने फोन रखा और 5 मिनट भी नहीं बीते थे यानो खुशी से दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसके बॉस ने पैसे देने पर हामी भर दिए। उस मैनेजर ने मुझे देखा और उसका चेहरा कड़वे नींबू की तरह हरा हो गया था और उसके आसपास के कुछ सेल्स पर्सन मुझ पर टूट पड़ने वाले थे। लेकिन मैंने दूसरी तरफ लोगों को हाथ हिलाकर सलाम किया। यानो मेरे बगल में स्तब्ध खड़ी थी। फिर बोली तुम इनसे बहुत अच्छे से मिलते हो? मैंने कहा बहुत अच्छे से, और असल में मेरी उन सबके साथ गहरी निजी बातें हो चुकी थी। उसके बाद यानो 1 हफ्ते के लिए घर पर आराम करती रही। हर दिन उठती और मेरे बनाए हुए खाने को खाती। मैंने उसे सुन लिया था जब वो बड़बड़ा रही थी कि इस हफ्ते उसका 3 किलो वजन बढ़ गया है। फिर जब वो पूरी तरह आराम कर चुकी तो उसने रिज्यूमे भेजना और इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं सच में उससे कहना चाहता था कि वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे काम करे और हम दोनों दिन भर घर पर ही रहे, जो कि बहुत अच्छा। और लगता मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में भी कुछ शैतानी थी। घर पर इतनी खूबसूरत लड़की हो तो दिन अच्छा गुजरता, लेकिन ये सब ख्वाब एक फोन की घंटी ने तोड़ दिए। हियानो को एक नई नौकरी मिल गई थी। सिफांग डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी और उसे यहाँ से मेट्रो से 1 घंटे लगेंगे। उस रात हमने सेलिब्रेट किया और शराब के नशे में मैंने बेपरवाही से पूछा तो तुम कब शिफ्ट कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो वो बोली मैंने कब कहा कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ? मैंने कहा बस ऐसे ही पूछा क्योंकि तुम्हारी नई कंपनी बहुत दूर है। तो बोली दूर नहीं है। मैंने कहा पहले तुम ये नहीं कहती थी, जब 40 मिनट ज्यादा लगते थे तो तुम शिफ्ट होने की बात करती थी। फिर मैंने उसी नशे में उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा अगर दोबारा कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस रोशनी में 2 अकेली आत्माएं अब इतनी उजड़ी नहीं लग रही थी। और ठीक उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया मुझे, और तुम दोनों को बहुत
बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने ये घर बेच दिया है और खरीदार को जल्दी से जल्दी घर खाली करने की जल्दी है, कृपया करके जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाइए। मैं वहीं पर स्तब्ध रह गया, काफी देर तक मैं कुछ नहीं बोल पाया और फिर मुड़कर यानू की तरफ देखा। हम अब इस घर में नहीं रह सकते, तुम कहाँ शिफ्ट होने की सोच रही हो? मैंने कहा मैं शायद सिफांग चला जाऊंगा, वो मेरी कंपनी के करीब है तो कम टेंशन होगी। और तो मैंने कहा शायद मैं बाहर इलाके में कोई शांत और सस्ती जगह ढूंढूंगा जहां मुझे इंस्पिरेशन मिले। हम में से किसी ने भी साथ में रहने की बात नहीं की और ये एक डरावनी सी सिंक्रोनाइजेशन थी। आखिरकार हमने एक साथ जो वक्त बिताया वो बहुत छोटा था, शुरू के झगड़ों से लेकर फिर एक दूसरे को समझने तक और फिर साथ मिलकर लड़ने तक वक्त बहुत तेजी से गुजर गया था। अगर हमें और 6 महीने मिल जाते तो मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाता कि क्या वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, लेकिन अब ये पूछना गलत माना जाएगा। मैंने कहा तो फिर क्या रहेगा, अगर मैं तुम्हारे साथ सिफांग चलूं और एक घर ढूंढूं तो साथ रहने में बहुत पैसे बचेंगे। उसने कहा मेरे नए ऑफिस में एक सहकर्मी है, कल हम दोनों ने साथ रहने की बात पक्की कर ली। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया तो मैंने कहा सहकर्मी के साथ रहना बेहतर है, इससे ऑफिस आने जाने में भी साथ रहोगे। जिस दिन वो गई मैंने हियानो का सामान नीचे तक पहुंचाया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे की धूल झाड़ी और पूछा क्या तुम गले लगना चाहोगे? मैंने सोचा गले लगना बहुत अटपटा होगा और कहा इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने सोचा कि बात खत्म हुई, हियानो अचानक मुड़ी और मुझसे लिपट गई और मैंने बिना सोचे उसे कसकर पकड़ लिया और उस छोटी सी शिफ्टिंग गाड़ी को देखता रहा जो उसे लेकर दूर जा रही थी। हवा में जो उड़ गया वो लग रहा था मानो अभी अभी खिला हुआ प्यार जड़ से उखड़ गया। मुझे याद नहीं कि वो मेरी बाहों से कैसे निकली और ना ही याद है कि हमने कैसे अलविदा कहा। उस पल जब वो मुझसे लिपटी थी मेरे दिमाग में बस 4 शब्द थे, किस्मत बड़ी जली है। आखिर में बस उस खाली सड़क पे हाथ हिलाता रहा। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री 6 सितंबर को रुक गया। अगले दिन मैंने भी शिफ्ट कर दिया। मैंने दोस्तों की एक टोली बुलाई और हमने पूरा दिन जमकर धमाल मचाया। जब खत्म हुआ तो रात हो चुकी थी। मैं एक बारबेक्यू की दुकान पर बैठा सीखे खा रहा था और पी रहा था और उस पुरानी एहसास ने मुझे तुरंत हकीकत में खींच लिया। वो छोटी सी परछाई मेरे दिल से काफी हल्की हो चुकी थी। दोस्त ने पूछा चैनमो तुम उसके साथ किराए पर नहीं रह रहे हो क्या, और वो हसीना कहाँ है? मैंने कहा शिफ्ट हो गई। तो बोला तुम उसके पीछे पीछे क्यों नहीं रहे, वो सिफांग में काम करती है, मैं उसके साथ कैसे रहता? तो बोला सच सच बताओ, क्या तुम्हारे मन में अब भी उसके लिए कोई भावना है? सच बताना। मैंने कहा नहीं बकवास मत करो। फिर उसने पूछा तो फिर तुमने 2 बेडरूम वाला फ्लैट क्यों लिया? और ये बात मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरी और मेरा शैल टूट गया। हाँ यार, मैं अकेला रहते हुए 2 बेडरूम वाला फ्लैट क्यों लूंगा? मेरे दोस्तों के सवाल से पहले मैंने खुद इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मैंने एक बहुत महंगा फ्लैट चुना था और वो भी ऐसी जगह जो सिफांग डिस्ट्रिक्ट के बेहद करीब था और मैं खुद इसका सही जवाब नहीं दे सकता था। शायद मेरे दोस्तों ने सही कहा था। मेरे अंदर का सबकॉन्शियस अभी हियानो के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जिंदगी फिर से पटरी पे आ गई, लेकिन कुछ आदतें बदलना मुश्किल था। जैसे मैं हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनाता था और मैं अब भी खाना ऑर्डर करने की आदत नहीं डाल पाया था। वो सुस्ती कहीं गायब हो गई थी। मैं समय समय पे घर साफ करता हूँ और जो खाली कमरा वो रहता तो नहीं हूँ, लेकिन उसे भी अच्छे से साफ करता हूँ। आज बारिश बहुत तेज थी, एक के बाद एक बिजली चमक रही थी। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा अपनी हॉरर स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा था कि ज्यादा डरावना क्या है, बिस्तर के नीचे भूत हो या दरवाजे के बाहर गहरे सोच में मैंने झुककर बिस्तर के नीचे देखा, वहां कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी वहां पड़ा था। वो यूएसबी जो यानू ने खो दिया था, ये यहाँ कैसे आया? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैं डर गया, दरवाजा खुला और बाहर भीगी हुई मुर्गी की तरह एक लड़की खड़ी थी और मैं हैरान रह गया। उसने कहा अरे तुम एक हाथ तो बढ़ाते क्या यार, अब क्या नया नाटक है? देखो ये रियल एस्टेट एजेंट कितने गंदे होते हैं, मैं सीधे तुम्हें किराया ट्रांसफर कर दूंगी, इससे एजेंट का कमीशन बचेगा, तुम नई रूममेट का स्वागत करने का। ये तरीका बहुत अजीब है। मैंने कहा जल्दी से नहा लो नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। और हाँ, हीटर करंट लीक करता है, मैंने तुम्हारे लिए कई बार चेक किया था। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंची? बोली रियल एस्टेट वाले लड़के से पूछकर हम दोनों ने एक ही एजेंट के जरिए फ्लैट ढूंढा था, भूल गए क्या? और वो लड़का काफी अच्छा है, उतना गंदा नहीं जितना तुम कह रहे थे। मैंने कहा हाँ वो लड़का वाकई अच्छा है, मैं कुछ और कह रहा था, वो बहुत काला है। मैंने कहा हाँ ये सच है। हियानो एक गाना गुनगुनाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और मैं लिविंग रूम के सोफे पर झुक गया। मेरी उंगलियों में अभी भी उसे गले लगाने के बाद बारिश का ठंडापन था। मैं उठा और किचन में गया और फिर से वो सारा बचा हुआ खाना गर्म किया जो मैंने बना रखा था। हियानो ने जब अपना कमरा सेट कर लिया तो उसे दोबारा भूख लगी होगी। इस लड़की की भूख को मैं अच्छी तरह से जानता था। ये दुबली पतली दिखती है, लेकिन खाने के मामले में ये किसी से कम नहीं है। पहले जब हम पुराने घर में रहते थे तो जब भी मैं 4 सब्जियां और एक सूप बनाता था, ये मुझसे आधा कटोरा चावल ज्यादा खाती थी और हमेशा ऐसे बहाने बनाती थी कि खाने की महक बहुत अच्छी थी। असल में वो खुद ज्यादा नहीं खाती थी। थोड़ी देर में ही दूसरे कमरे का दरवाजा खुला। हियानो हल्के गुलाबी रंग का साफ पजामा पहने हुए सोफे पर गिरी और मेज पर रखे गर्म खाने की तरफ घूरने लगी। उसकी आंखें चमक उठी तो बोली तुमने सच में गर्म कर दिया। असल में मैंने बहुत खा लिया था, बस बहुत अच्छी महक आ रही है तो 2-4 बार और खा लूंगी। और ये कहते ही उसने चॉपस्टिक उठाई और बिल्कुल नेचुरल तरीके से खाना शुरू कर दिया और वो खो गई और वो अलसी भी गायब हो गई जो बारिश में भीगने के बाद आई थी। और उस बिछड़ने का वो सारा अजीबोगरीब पल, जैसे हमारे बीच कभी कोई दूरी ही नहीं थी, जैसे वो हमेशा से इसी घर में रहती थी। मैं उसके सामने बैठा उसे खाते हुए देख रहा था और मेरे होंठ अपने आप ऊपर उठ गए। मैंने कहा तुमने कहा था ना कि नए सहकर्मी के साथ रहना बहुत अच्छा है, तो फिर तुम अचानक से इस तेज बारिश में भीगती हुई यहाँ क्यों आ गई? तो बोली बिना कुछ सोचे मुझे एक नई रूममेट मिल गई है। और हियानो का चॉपस्टिक पकड़े हुए हाथ रुक गया, उसके कानों की लौ हल्की लाल हो गई और वो धीरे से बोली वो सहकर्मी उसके साथ रहा नहीं जा रहा था, वो बहुत परेशान करने वाला था। पहले ही दिन वो बड़बड़ाया कि मैं बाथरूम में बहुत देर करती हूँ और रात को उठने पर बहुत शोर करती हूँ। वो जितना बोल रही थी उतना ही मानो उसे ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने अपने होंठ बंद कर लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में जब वो कंपनी के बॉस से परेशान होती थी। और आखिर में उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई और उसने सिर झुका लिया और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके कान इतने लाल थे कि खून निकल जाए, मेरा दिल पिघल गया। मैं अब उस पर मजाक नहीं कर सकता था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों में सरकाया। वो एहसास अब भी वैसा ही था, नरम और रुई जैसा। और मैंने कहा अगर आना है तो आ जाए। ये
फ्लैट वैसे भी 2 कमरे का है, तो खाली ही पड़ा, तो आएगी तो थोड़ी रौनक हो जाएगी। तो बोली सच में तुम्हें मैं परेशानी नहीं लगती? मैंने कहा परेशानी तो तुम्हें बहुत बड़ी रखाना आता है ना, कॉमन सेंस है और हमेशा मेरी चीजें छेड़ती रहती है, लेकिन तू बहुत सुंदर है इसलिए मैं अनिच्छा से तुझे रख लेता हूँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त, मेरे स्टडी रूम में मेरी चीजें छेड़ना नहीं, खासकर मेरे स्क्रिप्ट और यूएसबी, ये मेरी कमाई है। दूसरी शर्त, खाना मैं बनाऊंगा लेकिन बर्तन साफ करना, टेबल साफ करना, कचरा बाहर निकालना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और आलस मत करना। तीसरी शर्त, रात को नहाने से पहले तुम मेरा इंतजार करोगी जब तक मैं हीटर चेक ना कर लूं। पिछली बार की तरह लापरवाही नहीं चलने दूंगा, वो लगभग एक्सीडेंट हो गया था। समझ गई, मैं वादा करती हूँ कि अब से बहुत अच्छी रहूंगी और तुम्हारी बिना इजाजत कभी कोई चीज नहीं छेड़ूंगी। बर्तन भी मैं ही साफ करूंगी और हीटर चेक कराने के बाद ही नहाऊंगी, वादा है। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। उसकी बातें बहुत ईमानदार लग रही थी, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि इस लड़की की आधी बातों पर ही यकीन कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में ये दोबारा मेरी बाउंड्री के आसपास घूमने लगेगी, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अकेले रहने पर जो सन्नाटा रहता था और ठंडा खाली घर, उसे तो ये कभी कभार शोर मचाना ज्यादा अच्छा है। कम से कम घर में थोड़ी जान तो है। डिनर के बाद हियानु ने अपने आप प्लेटें उठाई और किचन में ले जाकर नल खोल दिया और बर्तन साफ करने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके हाथ बहुत मास्टर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ध्यान से और डरते हुए बर्तन साफ कर रही थी, जैसे कहीं टूट न जाए। मैंने पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने किस एजेंट से फ्लैट लिया और उन लोगों ने तुम्हें मेरा नया पता देने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा था कि वो रूल्स फॉलो करते हैं। तो बोली, मैंने उस एजेंट लड़के को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि उसके लिए एक मिल्कशेक भी खरीदा और बोला कि तू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी और अब मैं उससे दोबारा अच्छा बनाना चाहती हूँ। तो वो पिघल गया और उसने मुझे पता दे दिया। उसने ये भी बताया कि जब तुमने फ्लैट लिया था तो तुमने खासकर 2 बेडरूम वाला फ्लैट पूछा था, क्योंकि तुम्हें कमरा खाली रखना चाहते थे। तब उसने सोचा कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो। मैंने कहा उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने सोचा कि 2 कमरे वाला फ्लैट ज्यादा बड़ा होता है, एक कमरा रहने के लिए और दूसरा ठीक से स्टडी के लिए, तो मैंने तो ले लिया। तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। और तो और किसने पुराने घर में पूछा था कि क्या मैं उसके साथ सिफांग मजाक कर रहा हूँ? किसने पूछा था? इतना बेशरम। और फिर हम दोनों ने एक साथ पुरानी बातें निकालना शुरू कर दिया जैसे बच्चे हो। और मैंने कहा अब पुरानी बातें निकालने का कोई मतलब नहीं, जल्दी जाकर अपने बाल सुखाओ, नहीं तो सुबह सिर दर्द होगा और जुकाम होगा तो मैं तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाऊंगा। मैंने तो ऐसा कहा, लेकिन मैं मुड़ा और हेयर ड्रायर ले आया। मैंने उसे प्लग लगाया और उसके बाल सुखाने लगा। यह थोड़ी देर के लिए हैरान हुई, लेकिन फिर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मैं उसके पीछे खड़ा था और मेरी उंगलियां उसके लंबे बालों को बड़े प्यार से सहला रही थी। हेयर ड्रायर की गर्म हवा धीरे धीरे बालों पर पड़ रही थी, जो मेरी उंगलियों में बहुत नरम लग रहे थे। कमरे में बहुत सन्नाटा था, सिर्फ हेयर ड्रायर की गूंज थी। और ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरे तो बहुत अच्छा होना। कोई ड्रामा ना, कोई बड़ा कंफ्लिक्ट, सिर्फ रोज के 3 वक्त का खाना और हर सुबह शाम साथ रहना। तू नटखट है और मैं मुस्कुराता हूँ। हम एक दूसरे का साथ देते हुए हर सामान्य दिन को मीठा बना दे। ये मेरे लिए जो एक सोशल मीडिया ब्लॉगर हूँ और हमेशा घर पर ही रहता हूँ और जिसकी जिंदगी में ज्यादा सामाजिक मेलजोल नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खुशी है। हियानु के शिफ्ट होने के अगले दिन अभी सुबह हो ही रही थी कि मैं हल्की सी खड़खड़ाहट से उठ गया। मैंने फोन देखा, अभी सुबह के 6:30 बजे थे। मैंने आंखें मली और बेडरूम से बाहर निकला तो देखा वो किचन में पंजों के बल बैठी बहुत व्यस्त थी। उसके हाथ में एक अंडा था और वो पैन को देख रही थी और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। मैंने उबासी लेते हुए किचन के दरवाजे पर टेक लगाते हुए पूछा, सुबह सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही, क्या कर रही हो? तो हियानु चौंक उठी और उसके हाथ से अंडा लगभग गिर ही गया और बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी क्योंकि तुमने मुझे रहने की जगह दी, लेकिन मैं भूल गई कि अंडे को पैन में कैसे फोड़ना है। मुझे डर था कि कहीं छिलका अंदर ना गिर जाए, तो मैं हार गया। और उसके हाथ से अंडा और स्पैचुला लेकर बोला, हट यहाँ से, किचन मत जला, अब तो तू मेरे साथ रहेगी। मुझे पता है पुराने घर में भी तूने किचन जला दिया था और अब भी हाथ लगा रही है, जल्दी यहाँ से हट, 10 मिनट लगेंगे। तो हियानु आज्ञाकारी होकर किचन के दरवाजे तक आ गई और वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी, बिल्कुल एक छोटी फैन की तरह। और बोली, तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? खाना बनाना, चीजें ठीक करना, और तुम मेरी रक्षा भी करते हो, तुम बहुत अद्भुत हो। उसकी तारीफों ने मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। मैंने 2 अंडे तले, 2 ब्रेड टोस्ट किया और 2 गिलास दूध गर्म किया। इतना सा नाश्ता तैयार था। हियानु ने मुंह हाथ धोकर टेबल पर बैठी और खाना खाते हुए तारीफ करने लगी कि बहुत स्वादिष्ट है, बाहर मिलने वाले नाश्ते से भी ज्यादा स्वादिष्ट। तो क्या मैं हर दिन तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता खा सकती हूँ? मैंने कहा, ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। अगर मैं स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त हुआ तो ऑर्डर कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। तो उसने ऊपर देखा और मुझे मुस्कुरा दी। सूरज की रोशनी खिड़की से आकर उसके गर्म चेहरे पर पड़ रही थी और मैं लगभग अपनी आंखें नहीं खोल पाया। और उस पल मैंने सोचा, जिसे लोग कहते हैं जीवन की लॉ, वो शायद कुछ ऐसी होती है। एक घर दो लोग, 3 बार का खाना, 4 मौसम, सुबह का नाश्ता और शाम को लौटकर घर आना। हियानु की नई नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, कभी कभार ओवर टाइम भी। मैं हर सुबह 10 मिनट पहले नाश्ता तैयार कर देता हूँ, वो खाती है और निकल जाती है। और शाम को जब मैं काम से लौटता हूँ तो लगभग हमेशा मेरे लिए खाना तैयार रहता है। वो अपनी बात पर खरी उतरती है। खाने के बाद वो बर्तन साफ करती है, किचन समेटती है, लिविंग रूम साफ करती है। हालांकि कभी कभार वो गलतियां करती है, लेकिन पहले से बहुत सुधर चुकी है। मैं अब भी अपना मिस्ट्री चैनल चलाता हूँ, रोज घर पे बैठकर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कलाकारी करता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ। दिन उसी साधारण और शांति में बीतते हैं। जब हियानु जल्दी ऑफिस से लौट आती है तो लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर किताब पढ़ती है या चुपचाप मोबाइल देखती है। वो कभी मेरे काम में रुकावट नहीं डालती। कभी कभार मेरे लिए एक गिलास गुनगुना पानी लाकर रख देती है। और इस शांत से आवाज के बीच धीरे धीरे कुछ ऐसा बन रहा था जिसका नाम नहीं था। बिल्कुल कागज की तरह पतली और नाजुक परत, जिसे ना ही किसी ने तोड़ने की हिम्मत की और ना ही कोशिश की। लेकिन हम दोनों एक दूसरे की आंखों में वो अलग एहसास जरूर महसूस करते थे। जैसे जब रात को हम साथ में सोफे पर टीवी देखते हैं तो वो अपने आप मेरे कंधे पर सिर रख देती है, और जब कोई हॉरर सीन आता है तो मेरे हाथ को जकड़ लेती है और मेरी बाहों में दुबक जाती है, पूरी कांपती है, लेकिन फिर भी जिद करती है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। और जब मैं रात को देर तक लिखता हूँ तो वो चुपचाप लिविंग रूम में एक गर्म रोशनी छोड़ जाती है और मेरी मेज के पास दूध का एक गिलास रखकर अपने कमरे में सो जाती है। और जब बारिश होती है तो मैं उसके ऑफिस छूटने का समय निकालकर मेट्रो
स्टेशन पे छाता लेकर पहुंच जाता हूँ और वो मेरे हाथ को पकड़कर खुशी खुशी पानी में पैर पटकती हुई आगे बढ़ जाती है। और सप्ताहांत में हम शायद ही कभी बाहर निकलते हैं, ज्यादातर समय घर पर ही रहते हैं। मैं लिखता हूँ मेरे पास बैठकर घर साफ करती है या कुछ नए व्यंजन बनाना सीखती है। भले ही सफलता की दर ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर बार जब कुछ बनाती है तो तुरंत मुझे चखने देती है। एक शनिवार मैं घर पर वीडियो एडिट करने में इतना व्यस्त था कि वक्त का होश ही नहीं रहा और मैं लंच करना भी भूल गया। हियानु ये देखकर उसने मुझे टोका नहीं और चुपचाप किचन में जाकर इंटरनेट पर वीडियो देखकर बॉन्टन्स बनाना सीखने लगी। जब मैं खत्म करके स्टडी रूम से बाहर निकला तो मैंने मेज पर बने हुए बेढंगे बॉन्टन्स की एक प्लेट देखी। वो एप्रन पहने हुई थी, उसके हाथों पर आटा लगा हुआ था और वो मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मैंने उन बॉन्टन्स को देखा, कुछ का मैदा फटा हुआ था तो कुछ का स्टफिंग बाहर निकल रहा था। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने एक चम्मच लिया और एक बॉन्टन खाया। स्वाद काफी अच्छा था, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था तो थोड़ा नमकीन हो गया था। हियानु बेसब्री से पूछ रही थी कैसा लगा कैसा लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा बहुत अच्छा, बिल्कुल खराब नहीं है, बस नमक थोड़ा ज्यादा है, अगली बार थोड़ा कम डालना। फिर मैंने प्लेट के सारे बॉन्टन्स खत्म कर दिए और हियानु ये देखकर ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी बच्चे को तारीफ मिली हो। उस दोपहर हम दोनों बालकनी में धूप सेंक रहे थे। वो कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद की धूप ले रही थी और मैं उसके बगल में बैठा उसका चेहरा देख रहा था और मेरा दिल बड़े शांत और खामोश हो रहा था। उसने पूछा तो क्या हम सबसे अच्छे रूममेट है ना? मैंने कहा बिल्कुल, हम सबसे अच्छे रूममेट तो हैं ही, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। तो मुझे चमचमाती आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ भाव थे जो मैं नहीं समझ पाया। उसने मुंह खोला तो कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में बोली नहीं, सिर्फ हल्का सिर हिलाया। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है और मैं क्या सोच रहा हूँ। बहुत पहले हम दोस्ती और रूममेट से बाहर निकल चुके थे। बस हम दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे जब हम दोनों में वो हिम्मत होगी कि अपने दिल के उस प्यार को जाहिर कर सकें। दिन बीतते गए, मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। पतझड़ पूरी तरह से आ चुका था, लेकिन घर और भी गर्म हो रहा था। हर दिन ऑफिस से लौटने पर दरवाजा खोलते ही मुझे खाने की महक आती थी। मेरे पास अब कोई बात करने वाला था, मैं अकेला नहीं रह गया था। मैं इन दिनों को और ज्यादा चाहने लगा था और खोने से और ज्यादा डरने लगा था। पतझड़ के सप्ताहांत में बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम ठंडा और उदास था। हम दोनों बाहर निकलने में बहुत आलस कर रहे थे और लिविंग रूम में दुबके हुए थे। मैं पुरानी फुटेज को समेट रहा था और हियानु एक कुशन लपेटे हुए सोफे पर बैठी मोबाइल देख रही थी। माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। अचानक हियानु ने आह भरी और उसका मूड खराब हो गया। उसने मोबाइल एक तरफ फेंक दिया और अपने घुटनों को पकड़कर उसमें सिर छुपा लिया और हिली नहीं। मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपना काम छोड़ा, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। क्या हुआ? सब ठीक था, अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? कि ऑफिस में किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? मेरा स्वर बहुत नरम था, डर रहा था कि कहीं वो डर ना जाए। उसने सिर हिलाया, थोड़ी देर बाद धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और पानी से भरी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और पॉम्पती आवाज में बोली आज उसके पिता की पुण्यतिथि थी। मुझे याद आया जब उसके जन्मदिन पर उसने बताया था कि उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी बीमारी में सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसे नौकरी करनी पड़ी और सस्ते किराए के कमरे में रहना पड़ा। मैंने कभी उसके अतीत के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था, डरता था कि कहीं उसके दर्द को ना छू लूं। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाया और उसे मेरे कंधे पर सिर रखने दिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, बिल्कुल एक छोटे बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। हियानु अब खुद को रोक नहीं सकी और मेरी बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना बहुत दबा हुआ और दर्द भरा था। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर दबाए सारे शिकवे और तमन्नाएं बाहर निकाल दी। मैंने उसे गले लगाया। मैं उसके शरीर के कंपन को महसूस कर सकता था। मेरा दिल भी भराया। मुझे बहुत दर्द हुआ। ये लड़की जो बाहर से बहुत सीधी सादी और लापरवाह दिखती है, असल में अपने दिल में इतने सारे राज छुपाए बैठी थी, इतना दर्द छुपाए बैठी थी। बचपन से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। पिता और माँ की लाडली थी, कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन अचानक पिता बीमार पड़े और सारी बचत खत्म हो गई और आखिर में वो उसे छोड़कर चले गए। जो कभी बिगड़ैल राजकुमारी थी, वो आज अकेले संघर्ष कर रही एक मजदूर बन गई। ये किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल था। वो बहुत देर तक रोती रही, फिर धीरे से शांत हुई। उसकी आंखें अखरोट की तरह सूज गई थी। लाल नाक मेरे सीने से लगी हुई थी और धीरे से अपने अतीत के बारे में बताने लगी। उसके पिता का एक छोटा सा बिजनेस था, घर की स्थिति काफी अच्छी थी। बचपन में जो मांगा वो मिला, कभी कोई कमी नहीं रही। वो पढ़ने में तेज नहीं थी, लेकिन पिता ने कभी डांटा नहीं, बस कहा खुश रहना बड़ी बात है। उसकी माँ बहुत छोटी थी जब चली गई और उसके पिता ने ही अकेले उसे बड़ा किया और हर सुख दिया। 3 साल पहले अचानक पिता को कैंसर हुआ और वो आखिरी स्टेज में था। उस वक्त हियानु ने अभी कॉलेज शुरू ही किया था और ये खबर सुनकर वो सन्न रह गई। पिता के इलाज के लिए घर बेचा, बिजनेस बंद हुआ, सारी बचत खत्म हुई। जितने रिश्तेदार और दोस्त थे सबसे उधार लिया, लेकिन फिर भी हियानु के पिता को नहीं बचा सके। जिस दिन पिता की मौत हुई, उसने हियानु का हाथ पकड़ा और कहा अपना ख्याल रखना, खुद को रोक मत रखना, खुश रहना और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो तुम्हें अच्छी तरह से रखे, उसकी तरह मत बनना। और हियानु ने वादा किया, लेकिन हियानु अपने पिता को नहीं भूल पाती। हमेशा जब वो किसी को अपने पिता के प्यार को देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। कॉलेज खत्म करने के बाद हियानु अपने शहर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ हर चीज उसे याद दिलाती थी। इसलिए वो अकेले इस शहर में आ गई, सबसे सस्ता किराया ढूंढा और खुद को पालने के लिए काम ढूंढा। वो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसकी हालत ना पूछे और वो रो ना पड़े। जब हम पुराने घर में रहते थे तो वो हमेशा मुझसे उलझती थी और बिना इजाजत मेरी चीजें छेड़ती थी। असल में वो बहुत अकेली थी और वो चाहती थी कि कोई उस पर ध्यान दे और कोई उससे बात करे। फिर जब वो मुझे अच्छे से समझ गई तो मैंने उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसका गुस्सा निकल गया। हियानु को लगा कि ये शहर इतना ठंडा नहीं है, किसी के साथ होना बहुत अच्छा है। और जब हम 2 हफ्ते के लिए अलग हुए तो वो ना ठीक से सो पाई ना खा पाई। उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता था, चाहे किसी भी घर में रहे, वहां उसे घर जैसा नहीं लगता था। सिर्फ मेरे साथ होने पर ही उसे शांति मिलती थी। उसने एक ही बार में बहुत कुछ बोल दिया और अपने दिल के सारे राज जो उसने बहुत दिनों से छुपा रखे थे सब मुझे बता दिए। मैंने उसे गले लगाया, मेरा दिल पिघल रहा था। मैं उसे पूरी दुनिया का सारा प्यार देना चाहता था। ये लड़की जो लापरवाह दिखती है, असल में बहुत ज्यादा संवेदनशील है और प्यार की भूखी है। उसकी सारी जिद और उसकी सारी लापरवाही बस एक ढाल थी जो उसे बचा रही थी। असल में वो अंदर से बहुत छोटी सी बच्ची थी जिसे किसी की देखभाल की जरूरत थी।
मैंने उसे कसकर गले लगाया और गंभीरता से धीमी आवाज में कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा और ना ही अकेला महसूस करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हियानु ने मेरी तरफ देखा, उसके गालों पर अभी भी आंसू थे, उसकी नजरों में शुक्र और भरोसा था, और बोली, सच में तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा, सच में वादा करता हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गालों के आंसू पोंछे और कहा, अब मैं तुम्हारा हर जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊंगा। अगर तुम्हें कोई दर्द देगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम अकेली महसूस करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? और हियानु ने जोर से सिर हिलाया और मेरी बाहों में आ गिरी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और धीरे से बोली, ठीक है, हमेशा साथ रहेंगे। उस पल दो अकेले दिल एक दूसरे से बिना किसी दूरी के कसकर जुड़ गए, और वो एहसास जो दिलों में छुपा था और जिसका नाम नहीं था, वो अब जगह पा गया। हम दोनों समझ गए थे कि हम एक दूसरे के लिए बहुत पहले से जरूरी हो चुके थे। उस रात मैंने उसके सारे पसंदीदा व्यंजनों से मेज सजाई और जूस की बोतल खोली और उसके पिता को याद करते हुए कहा कि अब हर साल इस दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर तुम्हें अपने पिता की याद आए तो मुझे बताना, मैं सुनूंगा। और हियानु मुस्कुराते हुए सुन रही थी। उसकी आंखों का दर्द अब काफी कम हो गया था और उसमें थोड़ी कोमलता और शांति आ गई थी। वो जानती थी कि वो एक बहती हुई लड़की नहीं है, उसका कोई सहारा है, उसका एक घर है, और जब तक मैं हूं, ये उसका घर है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और आखिरकार सर्दी आ गई। मौसम बहुत ठंडा हो गया था। हीटर से घर बहुत सुकून भरा हो गया था। हमारा रिश्ता अब रूममेट से बदलकर एक दूसरे पे निर्भर प्रेमी हो चुका था, लेकिन हम दोनों ने अभी तक औपचारिक रूप से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। फिर भी हम चुपचाप वो सब कुछ कर रहे थे जो सिर्फ प्रेमी ही करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी छोटे तूफान आते हैं जो हमारे रिश्ते की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं और साथ में हर मुश्किल का सामना करते हैं। हियानु की नई कंपनी का बॉस एक मध्यम आयु वर्ग का लड़की जैसी नजरों वाला आदमी था। वो पहले भी हियानु पर अपनी हरकतों से बुरी नजर डाल चुका था और हमेशा काम के बहाने उसे अकेले अपने ऑफिस बुलाता था या ओवर टाइम करने को था या अपने निजी कामों में हाथ बंटाने को कहता था। हियानु चुप थी क्योंकि उसे डर था कि मैं परेशान हो जाऊंगा और कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठूं। जब तक कि एक रात हियानु रात के 10 बजे के बाद घर आई और उसका शरीर बेहद थका हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। उसकी आंखें लाल थी। दरवाजा खुलते ही वो मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ हुआ? हियानु थोड़ी देर रोई और फिर बताया कि आज उसका बॉस उसे दोबारा ऑफिस बुलाकर छेड़खानी कर रहा था और उसे छूने की कोशिश की। उसने बहुत जोर लगाकर अपने आप को बचाया और वहां से भाग निकली, लेकिन बॉस ने उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया और मैं गुस्से से कौंपने लगा। मैं उसी वक्त उसकी कंपनी जाकर उस बॉस की पिटाई करने वाला था। कोई भी मेरे अपनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हियानु डर गई। उसने मुझे रोका और बोली, जल्दबाजी मत करो, उससे सीधा मत भिड़ो। वो कंपनी का बॉस है, हम उससे नहीं पंगा ले सकते। बुरे से बुरा मामला हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी और दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। हियानु को डर था कि मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, इसलिए उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे समझाया। मैंने दृढ़ता से कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम नौकरी क्यों छोड़ोगी? तुम्हें क्यों सहना पड़ेगा? अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो उसे कीमत चुकानी होगी। मैं इसका इंतजाम करता हूँ। मैंने हियानु की भावनाओं को शांत किया और कहा, तुम आराम करो और बहुत मत सोचो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैंने जल्दबाजी में कंपनी जाकर हंगामा नहीं किया, बल्कि पहले सबूत इकट्ठे किए। मैंने हियानु से कहा कि वो उसके साथ हुई सारी बातों के स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग जो भी हो सब जुटाए। और जो सहकर्मियों ने देखा था उनके बयान में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बॉस सिर्फ हियानु को ही नहीं बल्कि कंपनी की और भी लड़कियों को परेशान करता था, लेकिन सबको नौकरी जाने का डर था, इसलिए सब चुप थे। मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे मीडिया वाले दोस्त हैं और ब्लॉगर दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि इस तरह के ऑफिस हैरेसमेंट और बदमाश बॉस से कैसे निपटना है। पहले मैंने उन सारे सबूतों को अनाम रूप से कंपनी के मुख्यालय भेजा और फिर मैंने कुछ स्थानीय ब्लॉगर से संपर्क किया और उन्हें धीरे से ये मामला समझाया और सभी कामकाजी महिलाओं को सावधान रहने की चेतावनी दी। और मैंने एक वकील दोस्त से भी कानूनी सलाह ली और केस करने का अधिकार सुरक्षित रखा। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि कंपनी के मुख्यालय से लोग आ गए और उस बदमाश बॉस ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सबूत ऐसे थे कि वो झूठ नहीं बोल सकता था। और दूसरी लड़कियां भी सामने आई तो वो सफेद झूठ नहीं बोल सका। कंपनी ने अपनी साख बचाने के लिए उसे तुरंत निकाल दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सभी पीड़ित कर्मचारियों से माफी मांगी और वादा किया कि कंपनी में प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। जब हियानु को यह खबर मिली तो वो हैरान रह गई और मुझे बहुत प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। तुम कमाल हो, तुमने इतनी जल्दी सब ठीक कर दिया। मैंने सोचा था कि इसमें बहुत समय लगेगा। मैंने बिना सोचे कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें छेड़ेगा। मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और बोलते मुझे एहसास हुआ कि मैंने गर्लफ्रेंड कह दिया है। मैं थोड़ा शर्मा गया और मेरे कान लाल हो गए। हियानु भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई और वो पंजों के बल खड़ी हो गई और मेरे गाल पे किस कर दिया और धीरे से बोली, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे दिल में बहुत मिठास घुल गई। मैंने उसे एक हाथ से गले लगाया और सिर झुकाकर उसे किस किया। ये किस बहुत कोमल और गहरा था। इसमें हमारा सारा प्यार और साथ छिपा था। ये बहुत बड़ा ड्रामा नहीं था, लेकिन ये काफी अविस्मरणीय था। उस दिन के बाद हमने औपचारिक रूप से अपने रिश्ते को प्रेमी प्रेमिका वाला नाम दे दिया और वो चुपचाप दबा हुआ प्यार पूरी तरह से खुल गया था और हमारी रूममेट वाली जिंदगी पूरी तरह से एक प्यारे से घर में बदल गई थी जो मिठास और गर्माहट से भरा हुआ था। उससे कुछ समय बाद मैं भी मुसीबत में फंस गया। मेरे मिस्ट्री सोशल मीडिया अकाउंट को किसी कॉम्पिटिटर ने जानबूझकर रिपोर्ट कर दिया और कहा कि मेरी सामग्री अंधविश्वास और सामंतवाद को बढ़ावा देती है। मेरे कई वीडियो हटा दिए गए और मेरे अकाउंट पर पाबंदी लग गई और मेरी आमदनी बहुत कम हो गई। मैं बहुत उदास हो गया और पूरा दिन खुद को स्टडी रूम में बंद कर लेता था और किसी से बात नहीं करता था। हियानु ये सब देख रही थी। वो बहुत परेशान थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। बस हर दिन कोशिश करती कि मेरे लिए कुछ नया स्वादिष्ट खाना बनाए और मेरे पास बैठकर मुझे हिम्मत देती। उसने खुद ही सोशल मीडिया के नियमों को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी सामग्री को संभालने और टेक्स्ट को सही करने में मदद करने लगी।
लगी और देर रात तक मेरे साथ जागती और मेरे साथ मिलकर समाधान ढूंढती और कहती हिम्मत मत हारो, तुम्हारी सामग्री बहुत अच्छी है, बस तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है, हम धीरे धीरे इसे ठीक करेंगे, दोबारा शुरू करेंगे और यकीनन ये पहले से भी अच्छा होगा। हियानु ने मेरे बगल में बैठकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी दृढ़ नजरों से हिम्मत दी। उसके साथ और प्रोत्साहन से मैंने धीरे धीरे अपनी मानसिकता बदली और सामग्री को दोबारा से बेहतर बनाया और विवादों से बचते हुए बेहतर वीडियो और विज्ञापन बनाए। और हियानु ने भी मुझे आइडिया देने में मदद की और उसके दिमाग के आइडिया बहुत अलग और अजीब थे, जो मेरे मिस्ट्री चैनल के लिए एकदम सही थे। और अप्रत्याशित रूप से इसे दोबारा सेट करने के बाद चैनल की ट्रैफिक धीरे धीरे लौटने लगी और पहले से भी बेहतर हो गई और फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ने लगे और कमाई भी पहले से काफी बेहतर हो गई। मैंने हियानु को गले लगाते हुए कहा, सच में ये सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम ना होती तो शायद मैं अब भी उदास होता। तुम मेरी लकी स्टार हो। ये सुनकर हियानु बहुत खुश हुई और बोली कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे मेरी मदद करनी चाहिए और भविष्य में हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। हियानु मेरी बाहों में दुबक गई और मीठी मुस्कान बिखेर दी। असल में सबसे अच्छा प्यार कभी एक व्यक्ति का एक तरफा देना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सहारा देना होता है। जब मुश्किलें आए तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो और जब तुम गिरो तो कोई तुम्हें उठाए और तूफान से पार ले जाए और कभी तुम्हें अकेला न छोड़े। फिर धीरे धीरे सर्दी आ गई और इस शहर में पहली बर्फ गिरी, आसमान से बर्फ के फूल गिर रहे थे और सब कुछ बर्फ से सफेद हो गया था और बहुत सुंदर लग रहा था। वो सप्ताहांत था, बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी और घर के अंदर हीटर पूरी ताकत से चल रहा था। मैंने पहले से बहुत तैयारी की थी और सोचा था कि हियानु को औपचारिक रूप से प्रपोज करूं और उसे एक रिचुअल दे दूं। भले ही हमने पहले अपने प्यार का इजहार कर लिया था, लेकिन मैंने कभी औपचारिक रूप से उसे प्रपोज नहीं किया था और हमेशा लगता था कि मैंने उसके साथ कोई रस्म अदा नहीं की है। ये लड़की मेरे साथ किराए के घर में रहती है, उसे ना तो किसी तरह की बरकत मिली है और ना ही किसी तरह का सम्मान, और उसने बहुत दुख उठाया है। मैं उसे पूरी सुरक्षा देना चाहता था ताकि उसे पता चले कि मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा पहले ही घर को सजाना शुरू कर दिया था। मैंने महंगे फूल या मोमबत्तियां नहीं खरीदी, बल्कि उसकी पसंद की रंग बिरंगी छोटी लाइटों से लिविंग रूम और बालकनी को सजाया और मैंने उसके सारे पसंदीदा व्यंजन बनाकर एक पूरी मेज सजाई और एक छोटा सा केक और एक साधारण सी चांदी की अंगूठी खरीदी जो बहुत कीमती नहीं थी, लेकिन मैंने उसे उस पैसे से खरीदा जो मैंने बहुत दिनों से बचा कर रखा था। और ये मेरे दिल की बात थी। सुबह हियानु जागी और बेडरूम से बाहर निकली और उसने गर्म और रोमांटिक अंदाज में सजे हुए लिविंग रूम को देखा और खानों से भरी पूरी मेज देखी। वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई और हैरानी से मुझे देखने लगी और पूछा, आज क्या दिन है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे मेज पर बैठाया और बहुत गंभीर और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा और एक शब्द बोला, आज कोई खास दिन नहीं है, बस मैं तुम्हारे सामने औपचारिक रूप से अपना प्यार इजहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक रस्म देना चाहता हूँ और अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। हम दुश्मन रूममेट से एक दूसरे से नफरत करने लगे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जाना, फिर साथ देना और अब एक दूसरे को समझना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति की वजह से इतनी गर्म हो जाएगी और इतनी भरपूर हो जाएगी। पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, खाने को कुछ हो और रहने को एक जगह हो, बस इतना काफी था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि घर किसे कहते हैं और फिक्र किसे कहते हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी काबिलियत है, मैं एक साधारण सोशल मीडिया ब्लॉगर हूँ। मैं तुम्हें बहुत अमीर वाली जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि अब के हर दिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा और ना ही अकेला महसूस करने दूंगा। तीनों वक्त का खाना मैं बनाऊंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। हियानु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कोई पल भर का जुनून नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी और मुझसे शादी करोगी? मैंने वो साधारण सी चांदी की अंगूठी निकाली और एक घुटने पर बैठ गया और उसकी तरफ देखा। मैं बहुत घबराया हुआ और उम्मीद से भरा हुआ था। हियानु वहीं खड़ी रह गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, खुशी के आंसू, और वो बहुत खुश थी। उसने जोर से सिर हिलाया और रुंधी हुई आवाज में कहा, हाँ मैं बहुत पहले से चाहती थी। मैं उठा और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और साइज एकदम सही था और मैंने उसे कसकर गले लगाया और उसके कान में धीरे से कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, अब तुम भाग नहीं सकती। हियानु मेरे गले लगकर खूब रोई, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी थी और अपने हाथ की अंगूठी देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे मिला है और ये किसी भी सोने चांदी के गहने से ज्यादा खूबसूरत है। उस दिन हम खिड़की के पास खड़े थे और बर्फ को गिरते हुए देख रहे थे और खाना खा रहे थे और भविष्य की बातें कर रहे थे। हमारे दिल बहुत गर्म थे और ना कोई बड़ा भाषण था, ना ही कोई महंगा उपहार, लेकिन ये साधारण सी खुशी किसी से भी बहुत कीमती थी। पूरे दिन बर्फ गिरती रही, रात होते होते बर्फ रुक गई, बाहर सब सफेद हो गया था, चांदनी बर्फ पर पड़ रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं हियानु का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घूमने चला गया। मोटी बर्फ पर पैर रखते हुए कुरकुराने की आवाज आ रही थी हाथ में। हाथ थामे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। सर्दी की ठंड को एक दूसरे की गर्मी ने दूर कर दिया। हियानु ने आसमान में चांद की तरफ इशारा किया और खुशी से बोली, चांद कितना गोल है, लेकिन सबसे गोल चांद भी उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैंने सिर झुकाकर उसके माथे को प्यार से किस किया और उस पल मुझे लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि लाखों लोगों के बीच तुम्हें सही व्यक्ति मिल जाए और तुम वही हो, बाकी की जिंदगी भी तुम ही हो। हमने औपचारिक रूप से अपने रिश्ते को मान लिया और वादे करने के बाद भी हमारे दिन पहले की तरह शांत और गर्म बने रहे, लेकिन अब एक पक्केपन और स्थिरता के साथ ये रूममेट वाली बहती हुई जिंदगी नहीं थी, बल्कि दो लोगों का साथ और सहवास था। हियानु रोज ऑफिस जाती है और शाम को लौटती है, तो उसके लिए गर्मा गर्म खाना इंतजार कर रहा होता है। मैं अपने सोशल मीडिया करियर पे काम करता रहता हूँ और धीरे धीरे फिर से पटरी पे आ गया हूँ। कमाई पहले से ज्यादा स्थिर है। मैं वो नौसिखिया ब्लॉगर नहीं रहा जो मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था।
हम साथ में पैसे बचाते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। हमने सोचा है कि एक साल में अपना घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करेंगे और सच में अपना एक घर रखेंगे जो सिर्फ हमारा हो। जिंदगी में अभी भी छोटी मोटी ठनठन होती है, जैसे मैं अब भी उसकी भुलक्कड़ और लापरवाही पर बड़बड़ाता हूँ और वो अब भी मेरे तीखेपन और अनरोमांटिक होने पर शिकायत करती है। लेकिन हम दोनों समझते हैं कि यही हमारे बीच के प्यार का तरीका है। हम झगड़ते हैं और लड़ते हैं लेकिन कभी सच में नाराज नहीं होते, बल्कि हमारा रिश्ता दिनों दिन बेहतर होता जाता है। नए साल के दौरान हियानो अपने पिता से मिलने अपने शहर गई। मैं उसके पिता की कब्र के सामने खड़ा होकर बहुत गंभीरता से बोला, मैं हमेशा हियानो का ख्याल रखूंगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उसे सुकून दूंगा। हियानो मेरे बगल में खड़ी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए, उसकी नजरों में शुक्रिया और शांति थी। नए साल के बाद हम वापस किराए के घर आ गए और नए साल की शुरुआत की मैंने और भी मेहनत से कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और मेरा चैनल और भी बड़ा हो गया और मैंने कुछ अच्छे विज्ञापन लिए और मेरी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई और मेरे पास बचत भी बढ़ने लगी। और हियानो ने भी एक बेहतर काम करने वाली और स्थिर कंपनी में नौकरी बदल ली, जहां उसकी तनख्वाह भी पहले से बहुत ज्यादा थी और उसे किसी से छेड़खानी नहीं झेलनी पड़ती थी। वो रोज खुश रहती है। हम अब भी उसी 2 कमरे वाले किराए के घर में रहते हैं, लेकिन ये जगह अब हमारा अपना छोटा सा घर बन चुकी है। इसका हर कोना हमारी यादों से और हमारे रोज के जीवन से भरा हुआ है। हम सुबह एक साथ उठते हैं, मैं नाश्ता बनाता हूँ, वो घर साफ करती है, शाम को हम एक साथ ऑफिस से लौटते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ टीवी देखते हैं और दिन भर की मजेदार बातें करते हैं। सप्ताहांत पर या तो हम दोनों घर पे रहते हैं या बाहर घूमने और फिल्म देखने चले जाते हैं। बहुत शांति लेकिन बहुत खुशी। कभी कभी हम उन दिनों को भी याद करते हैं जब हम पुराने घर में रहते थे और याद करते हैं वो टूटा हुआ दरवाजा जो बंद नहीं होता था और हीटर में करंट लीक होने का डर और उसका मेरा यूएसबी फेंकने की सनक और मेरा उससे अस्पताल ले जाने की मूर्खता। और वो सारे दिन हम हंसते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यानू ने धीरे से पूछा, अगर उस वक्त तुम मेरे साथ रहने को हाँ नहीं कहते और बाद में मकान मालिक ने घर नहीं बेचा और तुम बेसिक टायर वापस नहीं आए तो क्या हम एक दूसरे को खो देते? मैंने उसे कसकर गले लगाया और पक्के स्वर में कहा, नहीं, भले ही हम खो जाते लेकिन हम जिंदगी भर नहीं खोते, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं चाहे वो कितनी भी बार मुड़े आखिर में मिल ही जाते हैं। बहुत चक्कर खाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और तुमसे प्यार कर बैठूंगा, क्योंकि ये तो होना ही था यार। किस्मत बड़ी अजीब है, शुरू में नफरत और घृणा से लेकर फिर धीरे धीरे प्यार होना और फिर आखिर में उम्र भर का साथ दे देना। जिंदगी जैसे एक लंबा चक्कर है जो दिखने में आकस्मिक लगता है लेकिन असल में ये नियत है। एक अनजान शहर में 2 अकेली आत्माएं एक सस्ते किराए कमरे की वजह से मिलती है, एक दूसरे के साथ रहते हुए प्यार हो जाता है और रोज के साधारण दिनों को एक गर्मजोशी भरी कविता बदल देती है। देखते देखते फिर से बाहर आ गई, खिड़की के बाहर फूल खिल गए, सब कुछ फिर से हरा भरा और जिंदा हो गया। हमने अपना डाउन पेमेंट पूरा कर लिया और हमने एक ऐसा 2 कमरे वाला छोटा सा फ्लैट चुना है जिसका लेआउट बहुत अच्छा है और जहां खूब धूप आती है और जो यानू के ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है और मेरे घर से काम करने में भी आसानी होती है। जिस दिन हमने एग्रीमेंट पर साइन किया हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और अपने घर को देख रहे थे और हमारी आंखें बहुत भावुक और उम्मीद से भरी थी। यानू ने मुझे गले लगाया और खुशी से बोली, आखिरकार हमारा अपना घर हो गया, अब हमें किराए का घर नहीं लेना पड़ेगा और ना ही कभी शिफ्ट होना पड़ेगा, अब से यही हमारा घर है। एक उम्र भर का घर। मैं दिल खोलकर हंसा और बोला, हाँ, अब से ये हमारा घर है, एक किराए के। पुराने छोटे से फ्लैट से लेकर अपना खुद का घर तक हमने साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर संघर्ष किया और आखिरकार एक स्थिर घर पा लिया। जब हम शिफ्ट हुए तो हमने ज्यादा लोगों की मदद नहीं ली, हम दोनों ने धीरे धीरे अपना सामान पैक किया और हर उस चीज को जिसमें हमारी यादें थी बड़े प्यार से अपने नए घर में रखा। और वो यूएसबी जो कभी खो गया था और फिर मिल गया, उसे मैंने अपने स्टडी टेबल पर सबसे दिखने वाली जगह रख दिया, क्योंकि ये हमारी मुलाकात की गवाह थी। और वो बाहरी हार्ड डिस्क जो उसने मुझे शुरू में दी थी वो भी मैंने संभाल कर रखी, जो हमारी यादों और मेरे इंस्पिरेशन से भरी हुई थी। नए घर को बहुत ही सुकून भरे अंदाज में सजाया गया और बिल्कुल हमारी पसंद के स्टाइल में। नए घर की पहली रात हमने खाने की एक शानदार मेज सजाई और रेड वाइन की एक बोतल खोली और अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाया। यानू मेरे सामने बैठी थी और चुपचाप मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में बहुत खुशी थी। फिर उसने कहा, शुक्रिया मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे शुक्रिया करना चाहिए, तो मेरी जिंदगी में आई और मेरे सालों को गर्माहट दी और मुझे अकेला नहीं रहने दिया। मैंने अपना गिलास उठाया और उससे टकराया और कहा, बाकी की जिंदगी तूफान तुम हो, शांति तुम हो, गरीबी तुम हो, शांत तुम हो, मेरे दिल की नरमी तुम हो, मेरी नजरें जहां जाए तुम हो, हाँ तुम हो।